नमस्कार दोस्तों, पिछले संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूं। पिछले संडे हमने बैलेंस शीट मैनेजमेंट और बॉटम लाइन के बारे में या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में चर्चा की शुरुआत की थी। वही चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। वुड लाइक टू शेयर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर बैलेंस शीट फॉर March 22. Of course, the days are not all that good, and therefore we have to be on toes. I had referred to a couple of issues last Sunday also, which talked about not having any high cost deposits. At the same time, कई बैंकों को ये तकलीफ हो सकती है कि वो उनको कुछ लिक्विडिटी की परेशानियां हैं. They should not resort to high cost borrowing. They should go for borrowing driven by G6, like entering into repo or reverse repo, which will be very low cost. So don't borrow for meeting your liquidity needs with high cost of deposit, because that's going to impact your bottom line very seriously. There is one more thing while closing the books of the accounts I would like to share with you is that आप सभी लोग CBS पे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. अगर आप सभी लोग CBS पे हैं तो एक सबसे अहम बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रिज़र्व बैंक पिछले साल से आप सब लोगों के या हम सब लोगों के पीछे पड़ी है कि भाई आपका जो NPA आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो सिस्टम से होना चाहिए. आपको डेली NPA आपको कंप्यूट करने चाहिए. और जो नवंबर में जो सर्कुलर आया है उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था कि अगर आपका अकाउंट बीच में साल के बीच में कहीं NPA हो जाता है तो एज ऑन 31 मार्च जब तक उसके ओवरड्यू ज़ीरो नहीं होते तब तक आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो. लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि भाई पिछले जून में NPA था, जुलाई में PA हो गया, उसके बाद में फिर से नवंबर में NPA हो गया. तो नवंबर के बाद में अगर NPA होता है और अगर फरवरी तक वो स्टेटस वही रहता है तो मार्च को अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो ज़ीरो ओवरड्यूज होना बहुत ज़रूरी है. उस क्लैरिटी आ चुकी है और इनफैक्ट 2009 का मास्टर आप देखेंगे तो उसी से वो चल रहा था. लेकिन सेक्टर एक अलग तरीके से सोच रहा था और वो इस तरह से सोच रहे थे कि भाई NPA अकाउंट कैसे होगा जिसमें 3 हफ्ते ओवरड्यू है या 3 इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू है और उसके अगर एक हफ्ता भी आ गया तो उसको हम PA करवा देते थे. ये बंद हो चुका है. सो build your team accordingly and ensure that you don't default or be delinquent there. दूसरी एक चीज़ मेरे ध्यान में आई है कुछ बैंकों से बात करते वक्त कि उनके सिस्टम जो NPA आइडेंटिफिकेशन करती है ना, वो सिस्टम में कहीं खामियां है. वो खामियां ऐसी है कि उनका बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन ऑफ NPA मार खा चुका है. See, in any CBS, the NPA is always on the basis of overdues, which is always on the basis of the drawing power table fed into the system or created into the system. आप अगर ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई हम मैन्युअली उसका सबमिशन लेके मैन्युअली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, मैन्युअली ओवरड्यूज निकालेंगे, मर जाओगे, सीधा मर जाओगे. क्यों मर जाओगे? Everything has to be on the system is one thing. And then secondly, recheck whether your CBS calculates the interest on all, either debit product or credit product. सब पे रैंडम चेकिंग कीजिएगा मैन्युअली कि वो सही तरीके से निकल रहा है या नहीं है. DICC का प्रीमियम आपको बिल्कुल समय पे देना है, उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी है और मेथड ऑफ कंपटीशन शुड बी एक्यूरेटली चेक्ड अप. See to it that you cover all your bank's assets, ownership assets under a blanket insurance policy, and if possible go for a cyber security insurance also. Of course, the non-life insurance companies are not comfortable selling the cyber security cover for the simple reason they would like to understand the quality of technology setup you are having, quality of systems and procedures that you are having, quality of preventive test that you have undertaken, based on which they can give you the cyber security insurance cover. And that's what the Reserve Bank of India is driving you at, where you should go for that cyber security cover. There is one more tricky area which is profit neutral, but then
we don't use it properly. That's what I believe, and there are many banks which are using fantastic methods to do this. And what is that? HO interest, जिसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म। आपने कहीं रिजर्व बैंक का सर्कुलर देखा है ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म पे? मैंने तो नहीं देखा। 1972 में जब रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पहला मैनुअल लिखा था, उसमें भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। अब ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म इज ओवरऑल बैंक्स प्रॉफिट न्यूट्रल। व्हाई इट इज प्रॉफिट न्यूट्रल? ब्रांचेस में अगर प्रॉफिट होता है तो हेड ऑफिस लॉस में जाता है, ब्रांचेस अगर लॉस में आती है तो हेड ऑफिस प्रॉफिट में होता है, बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेली GL balances, HO balances in branches accounts. That being the story, that is absolutely notional. But what banks are doing is this: they're using this TPM to drive the bank's business goals or business objectives. How it is being done? For example, you have got 10 branches. Presume that you have got 10 branches, and one of the branch is having a lower CASA than your average CASA percentage that you are having, and there are few of the branches who are having CASA percentage exceeding that of the bank's average percentage. अच्छा काम किया है इन ब्रांचेस ने अच्छा काम किया है। इसका मतलब ये है कि अगर कासा जनरेट करने वाली ब्रांच को अगर आप इंसेंटिवाइज नहीं करोगे तो वो आगे ये बिजनेस कंटिन्यू कैसे करेगी, और जो ब्रांच कासा बिजनेस जनरेट नहीं कर रही है उसको डिसइंसेंटिवाइज आप कैसे करोगे? यूज TPM। दूसरी बात, हम सब लोग बैंक एश्योरेंस में है, हम लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, कोई किसी कंपनी का कोई किसी कंपनी का, वो छोड़ दो, कंपनी छोड़ दो। टिपिकली दी बैंकिंग स्टाफ इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विथ सेलिंग इंश्योरेंस, बिकॉज उनके दिमाग में ये आता है कि जब मैं बैंक में लगा, क्लर्क करके लगा या ऑफिसर करके लगा, आई वॉज नॉट टोल्ड बाय द बैंक टू सेल द इंश्योरेंस। सेकेंडली, selling insurance is a tough ask. You have to know the client very well. The methods of selling insurance by bankers could be a different subject for video that I will do somewhere in the month of April or May, because that's the first quarter where you have to book max possible insurance business. That's the strategy. तो उसमें ये जो इंश्योरेंस का कमीशन इंश्योरेंस कंपनी जो देती है ना, वो वाया TPM ब्रांचेस को पास ऑन करो। उनको ये बताओ कि भाई आप अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बेचोगे, उसके ऊपर जो भी कमीशन मिला वो हम आपको वाया HO इंटरेस्ट आपको दे देंगे। मेनी बैंक्स आर डूइंग इट। दिस इज इंसेंटिवाइजिंग। इट डजंट इम्पैक्ट द बैंक्स बॉटम लाइन, but it does impact the bottom line of individual branches. It does motivates the team that is working at the branch, and that's what a key thing about ensuring that you move towards improved bottom line. It directly contributes to your bottom line, and therefore this should be undertaken, adopted by you. Compute and pay taxes properly, pay advance tax properly. Do not try to play gimmicks कि भाई मैं अभी तो लेस टैक्स भर दूंगा, बाद में ज़्यादा भर दूंगा। डिटेक्ट होता है वो, क्योंकि ऐसा आपका जो प्रॉफिट एस्टिमेट होता है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। वो इनकम टैक्स वाले आपको आपका आर्म ट्विस्ट करके ज़्यादा पैसे लेंगे, वो बात छोड़ो, क्योंकि क्या है, हर ज़िले में तुम्हारा जो कमिश्नर होता है वो बोलता है तुम्हारा पिछले बार का तो इनकम टैक्स आपने इतना भरा, तो इस बार उससे ज़्यादा भरो। और उनको ये पता नहीं कि बैंक की बॉटम लाइन जो डूब रही है वो एडिशनल टैक्स कहाँ से देंगे। देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? दे हैव गॉट पावर्स टू आर्म ट्विस्ट यू। जैसे कि आपने अगर बोला कि नहीं हम तो इनकम टैक्स, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, उनके पास क्या पावर है? आपने जो सेटलमेंट किए ना, या फिर आपने 7.5% का BDR का प्रोविज़न क्लेम किया था जब आपने पिछले बार टैक्स रिटर्न भेजा था, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वो 7.5% आपने जो क्लेम किया एक्सपेंडिचर प्रोविज़न का, बैंकों को हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने सब फाइल लेके आओ, सब एलिजिबिलिटी लेके आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि यार पंगा लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा इनकम टैक्स दे भी दिया तो आपको रिफ़ंड आने वाला है।
थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का नुकसान होगा, लेकिन वो जो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी वो अलग होगी। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद कपल ऑफ बैंक्स एंड दे हैव क्लोज्ड द इश्यूज। दिस ईयर यू आर गोइंग टू हैव वन मोर प्रॉब्लम एज फार एज द बॉटम लाइन इज कंसर्न। क्या सिचुएशन है आईडीआर की, क्या सिचुएशन है मार्क टू मार्केट की? ख़राब है, बहुत बहुत ख़राब है। सभी बैंक डिप्रिसिएशन लेके चल रही है। क्यों हुआ ये? वजह आप जान लो। वजह उसकी ये है कि ये जो बजट आया ना अभी, वो बजट के पहले ही 6.80 पर वो तुम्हारे 10 ईयर्स बेंचमार्क का सिक्योरिटी चला गया था। उसका जो यील्ड है वो 6.80 के आसपास घूम रहा था। बजट के 2 दिन के बाद ही वो 690 गया, बाद में वो कम भी आया, लेकिन वो 670 के आसपास घूम रहा है। So the securities which you have entered at when the yield was around 6.5, 6.4, you are facing the heat. मुझे कई बैंकों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा यार सर ये डिप्रेशन के बारे में कुछ हो सकता है क्या, कुछ डेफरमेंट मिल सकता है क्या? मेरा ये खुद का मानना है कि जब तक ये पूरी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं होता तब तक रिजर्व बैंक कुछ नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? रिजर्व बैंक का यह कहना है कि भाई आपको तो हमने एचटीएम में रखने के लिए बोला था, आप ये क्यों झमेले में पड़ गए ट्रेडिंग के और इसमें? यस, प्रॉफिट तो बनाना है, रिस्क तो लेना है। रिस्क अगर लेना है तो ये धोखे भी लेना है। आईडीआर कम कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जो मार्केट जो चल रहा है ना उसके ऊपर प्रेडिक्शन है, फोरकास्टिंग करना बहुत कठिन है। लेकिन सी टू इट दैट यू डू प्रॉपर आईडीआर, मार्क टू मार्केट प्रॉपर करो। और अगर आपके पास आईएफआर सरप्लस है बियॉन्ड 5%, use it as a cushion. This is the time where you have to use this surplus IFR if it is available to protect your balance sheet. Why you have created IFR? Investment Fluctuation Fund किया किस लिए है? इसीलिए किया है। That can be used, and there are other tricks of the trade which can be devised to respond to it. For example, अगर आपके पास सरप्लस BDDR पड़ा हुआ है, शिफ्ट कर दो उसमें से कुछ पैसा आईडीआर में, बैलेंस शीट बचाओ। आपका अभी का टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा बैलेंस शीट बचना चाहिए, मेरा P&L बचना चाहिए, मुझे डिविडेंड देने की ज़रूरत है क्योंकि उसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। सो दीज आर द ट्रिक्स विच यू नीड टू अडॉप्ट। गलत काम मत करना। गलत काम क्या होता है? कुछ बैंकों ने बीच में ही शिफ्ट करवा दिया सिक्योरिटी एचटीएम में। अरे भाई होशियार हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शिफ्टिंग इज अलाउड। इन द बिगिनिंग ईयर का मतलब ये है कि पहले 8, 15, 20 दिनों में स्ट्रेच कब तक कर सकते हो? फर्स्ट क्वार्टर एंड तक डिफेंड कर सकते हो, उसके बाद नहीं। जैसा 30 जून निकल जाता है उसमें अगर आप बाद में शिफ्टिंग करोगे, दैट योर एक्शन कैन ऑलवेज बी क्वेश्चनड। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डिफेंस। सो फॉलो दैट गुड प्रिंसिपल। डेवलप्ड अलाइड बैंकिंग बिजनेस लाइक इंश्योरेंस। आई वॉज टॉकिंग टू यू that insurance is one such area where you can do lot of wonders. फिक्स्ड एसेट जो बुक्स में ज़ीरो हो गए हैं या आपकी यूज़ में नहीं है, राइट ऑफ कर दो, रखो मत उसको। और आज से लेकर के 31 मार्च तक आस्क योर टीम टू फोरकास्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेली, factoring every other adjustment. Try to forecast it daily. If it is not possible daily, do it at least weekly. That will give you a vision as to where your balance sheet is going to land. It is like entering from space to the Earth's atmosphere. You will have heat, but when you land, it will be cool. So try to design a strategy wherein you try to evaluate what will be your business, what will be your bottom line. Try to forecast. वो forecast करने की कोशिश करो based on what is currently happening. And the second most important thing normally which Reserve Bank of India focuses or asks banks also, what is their methodology now? What the methodology has changed? They are going for a data dump from you. और वो डेटा डंप ले करके आपने क्या गलत काम किया है वो आपको बताते हैं। ये गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है, डिमका गलत है। यस, दे डू इट। मुझे एक सवाल हर बार सताता है, उनको अगर पता चलता है कि मेरे बैलेंस शीट में कहाँ छेद है तो मुझे क्यों नहीं पता चलता? मुझे पता चलना चाहिए। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है
कि आई एज अ CEO मेक कॉम्प्रोमाइजेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बंदा जब आता है तो मुझे टेंशन आता है। क्यों टेंशन आता है? क्योंकि मुझे वो गड्ढे मालूम है जो मैंने छुपाए नहीं है। आई नो द पिट्स वेयर आई कैन फॉल इनटू, उसका टेंशन आता है। करो ही मत ना ऐसा कुछ, बी फ्री, उनको बोल दो जो देखना है वो देखो, उनका रिपोर्ट 2 पन्ने का 3 पन्ने का हो जाएगा। अगर आप रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर आपका डेटा डंप लेके अगर करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप डेटा डंप लो, आप एनालाइज करो। देयर आर टूल्स अवेलेबल विच यू कैन यूज टू एनालाइज योर ओन डेटा। आपकी बॉटम लाइन जो है, जो मूव हो रही है, गलत तरीके से मूव हो रही है, देयर आर यूटिलिटीज। आपका कौन सा ब्रांच वाला बंदा प्रोसेसिंग फी नहीं ले रहा है, कैसे पता चलेगा? 6 महीने के बाद, ऑडिट होने के बाद ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, अरे इसने 50 लाख सैंक्शन किया है, प्रोसेस फी नहीं लिया है। व्हाट आर द ट्रिगर्स? यूज सिस्टम। You have to use system to meet the triggers. Things have changed. Things have changed to such an extent that if you do not have technology and modernization, difficult to map the profit as well. And for mapping the profit, you must have proper technology, proper analytical skill, proper data excavation methods, डेटा माइनिंग जिसको कहा जाता है, वो अगर है तो आपको उसका ट्रैक जो चलता है वो ट्रैक आप अच्छी तरह से ये कर सकते हो। मेरा सिंपल मानना है कि रिजर्व बैंक का बंदा कोई आसमान से गिरा हुआ आदमी तो नहीं होता है, वो तुम्हारे मेरे जैसा ही आदमी होता है। उसका बैंकिंग हमारा बैंकिंग अलग थोड़ी है, एक ही है ना। सो उसे ज़्यादा नॉलेज कैसे, हमें कम क्यों है? क्या वजह है? हम पढ़ते नहीं हैं और हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ क्या गलत चल रहा है उसको हम छुपाते हैं, वही तो गलत है। डोंट डू दैट। डू नॉट पुश NPAs अंडर कारपेट, नेवर। ब्रिंग इट अप, फेस इट नाउ इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट टुमारो। टेक द बुल्स बाय हॉर्न। नाउ व्हेन आई से दिस, योर एंटायर स्ट्रैटेजी चेंजेस। यू फोकस ऑन सैल्वेजिंग अ नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट। और अब तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक के बंदे क्या करते हैं, 4 क्वार्टर का आपका NPA लेते हैं, वो सिर्फ एनालाइज करते हैं। 31 मार्च में आपका NPA ऊपर और मार्च में एकदम नीचे। क्या जादू किया भाई? सो यू नीड टू हैव प्रॉपर रीजनिंग। इफ यू हैव सबमिटेड OSR फॉर December, दैट इज ऑफसाइट सर्वेलेंस रिटर्न्स फॉर December, you must know by March which are the accounts which have opted out. Tell your auditors कि मेरा जो अकाउंट अभी मैं स्टैंडर्ड कर रहा हूँ वो दिसंबर में NPA था, whether we have classified that correctly. उनको लटकाओ, उनको बोलो कि this is what is needed. You cannot be simply signing off the auditor's report. You have to take the responsibility. तो ये अगर आप करते हो तो आपको परेशानियाँ बहुत सारी कम हो सकती है। नॉर्मली थ्योरम्स बहुत है प्रॉफिट बढ़ाने के। तुम्हारे एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चा मत करो, उसमें आप कटौती कर सकते हो। देयर आर सेवरल थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर रिडक्शन तो हर एक बैंक करती है, हर एक बैंक करती है। अब एक्सपेंडिचर जब आपको कम करना होता है तो आप अलग अलग तरीके सोचते हैं। जैसे कोविड में हम लोगों ने भी किया था, बहुत सारे बैंकों ने किया था। सभी लैंडलॉर्ड्स को ये बताया था कि भाई हम आपको 1 महीने का या 2 महीने का रेंट नहीं देंगे। ऑलमोस्ट 80-90% लैंडलॉर्ड्स मान गए थे कि भाई बैंक से अगर बंद है तो पैसा देगी कहाँ से। सब नहीं मानते हैं। 80-90% का मतलब है कि 10% लोग मानते नहीं हैं ना। वो लोग मानते नहीं है, इसलिए अगर 90% लोग मान रहे हो तो वो आपको करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपको शायद इस साल नहीं होगा एडवांटेज, अगले साल होगा। थिंक ऑफ द रेट स्ट्रक्चर दैट यू आर ऑफरिंग, वेदर इट इज़ इन टैंडम विद द मार्केट रेट्स। ब्रिंग इट इन टैंडम विद द मार्केट रेट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10-20 बेसिस पॉइंट ऊपर रखना आइडियल सिचुएशन है। क्या होगा उससे? आपका बोर्ड हिल जाएगा कि क्या सर डिपॉजिट निकाल देना है क्या? बोर्ड को यही कहना है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सोलन टमाटो,
लेट्स बी अ हेल्दी टोमेटो। मतलब ये है कि जो सूजन तुम्हारे बैलेंस शीट में आई हुई है उसको ख़त्म करो, और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, हम लोग डिपॉजिट को बिल्कुल छाती पे लेके बैठ जाते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता है उसका, क्योंकि वो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है और मार्केट में जो लेंडिंग के रेट चल रहे हैं वो उसमें मिसमैच होता है। आपके पास से ज़्यादा ब्याज से लेने वाला बंदा है कौन? क्योंकि अगर वो ज़्यादा ब्याज से आपको ले रहा है, इज़ वन ऑफ द रिस्कीस्ट अकाउंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे जाना है, वो इसी तरह से जाना है। मार्केट में जो चल रहा है उसके अलग अगर कोई आपके यहाँ हो रहा है तो सिग्नल समझ लो। ये सिग्नल आपको पकड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप पकड़ोगे नहीं तो आपकी बैलेंस शीट कभी भी ख़राब हो सकती है। और आजकल के दिन जो ऐसे चल रहे हैं उसमें आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिस्क जो है वो अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो, रेपुटेशनल रिस्क पे उसका इम्पैक्ट आता है। हिंदी में एक कहावत है, अकबर बिरबल की एक कहानी है, बूंद से गई सो हौद से नहीं आती है। आपको अगर 25,000 रुपये का भी पेनल्टी हो गया ना, गई आपकी, संभालो संभालो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती है, आप गलती कर बैठते हो, जेन्युइनली गलती कर, डरो मत। जेन्युइन गलती होने के बाद आपको डरना नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो इस वक्त कह रही हैं वो यही कह रही हैं, और आपने बीच में सतीश जी मराठे का इंटरव्यू भी देखा होगा, उसके 2 या 3 एपिसोड थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया कही हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि आज की जो जनरेशन आ रही है ना वो टेक सेवी है, आपको डिजिटल बैंकिंग पे जाना है। आपके स्टाफ का जो स्किल सेट है ना वो अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, बॉटम लाइन कभी नहीं इम्प्रूव होगी। आपको पेपरलेस बैंकिंग में जाना है, थ्योरम है, थ्योरी है, करना बहुत मुश्किल है। वो करने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ चर्निंग इनसाइड। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनकी अगर मानसिकता डिजिटल पे जाने की नहीं, तो पहला काम आपको वो करना है कि पुश देम टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। अगर आप सीबीएस में हो और सीबीएस में आपने अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो रिजर्व बैंक धोने वाली है। शायद आप लेवल 1 में होंगे, लेवल 2 में होंगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन लेवल 3 में हो, लेवल 4 में हो, और अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, मर जाओगे, बिकॉज दैट विल बी वायलेशन। छोटा सा भी वायलेशन अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हो, स्टॉप इट। इट्स नॉट द क्वांटम पनिशमेंट, इट्स द इम्पैक्ट ऑफ दैट पनिशमेंट दैट इज गोइंग टू क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर यू। लेट अस डिसाइड दैट यू हैव कंसोलिडेटेड in the year 20 and 21, 22 would be much similar, because your business model is now shifting, and when your business model is shifting from value to volume, you are not yet reconciled. जहाँ पे आप 1 लोन 2 करोड़ का या 1 करोड़ का देते, वहाँ पे आज आपको 100 लोन देने पड़ रहे हैं। Imagine the impact on human capital. Imagine that you should do this retail business through technology. अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हो, मे बी आउटसोर्स होगा, कोई वादा नहीं है, वो अगर आप करते नहीं हो तो ये जो आने वाले कल के चैलेंजेस हैं ना उसको आप संभाल नहीं पाओगे। और उनको संभालने के लिए आपको सीबीएस इम्प्रूवमेंट, सीबीएस बिजनेस रीप्रोसेस इंजीनियरिंग, आपके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी है। सीबीएस आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो आपकी बॉटम लाइन बढ़ेगी कैसे? सीबीएस ने क्या करवा दिया था? सीबीएस ने प्रेस ऑफ द बटन पे आपको रिपोर्ट्स ला दी दिए, लेके आए, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़िया हो गया, काफ़ी इम्प्रूव हो गया। हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमारे यहाँ कई सीबीएस वाली बैंक्स ऐसी है कि वो सीबीएस होने के बावजूद भी आज भी ब्रांचेस से रिटर्न मंगवाती है कि भाई रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन आ गया, ये रिटर्न दे दो। यस, देयर वुड बी रिटर्न्स व्हिच आर नॉट फेड इनटू द सिस्टम। उसको आपको फिजिकली या मैन्युअली कंपाइल करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बट 90% ऑफ द रिटर्न्स कैन बी माइग्रेटेड टू द सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। आपका जो भी कोई सॉफ्टवेयर वेंडर हो ना, उसकी जान खाओ आप। क्यों जान खाओ? वजह एक ही है,
उसने जो आपको सीबीएस दिया है उसमें कंडीशन है कि जो रिजर्व बैंक बोलेगा, जो सिस्टम चेंज करेगा उसको सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन उसको करके देना है। वो अगर नहीं देता होगा, चेंज द सॉफ्टवेयर, गो फॉर अ सॉस मॉडल, डोंट बॉदर। सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल जो है ना, उस पे जाओ, रेंट पे जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फोकस only and only on bottom line. There is no need of any other focus. Understand the changes which are coming up. Think what will happen on 23 and 24. मैंने एनपीए की बात न की है न मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आप भली बात ही जानते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो अराउंड योर P&L अकाउंट जो चीज़ें हैं। और अभी जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का सर्कुलर है, वो जो आप ऊट पटांग ऊपर से नीचे जंप मारते थे, या फिर आप स्टेट लॉ के अंदर हो तो आपको बॉटम लाइन ये कंसेप्ट आपको अप्लाई नहीं था, अभी हो गया है। आपको इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे लागू हो चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमें पता नहीं है। नो, you have your CA, your statutory auditor must understand what are the changes which are coming up, and he is responsible to advise you. These are the accounting standards which you must follow, you must do. And therefore, friends, I believe that the maintenance of bottom line is going to be a crucial issue in the days to come. Focus your energy on that. Don't focus on the business numbers. Focus internal churning of the balance sheet. मैंने कई बार ये कहा है कि आपके बैलेंस शीट के नंबर वही रख के आप प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपके पिछले बार की एनपीए आप इंप्रूव करो, काम खत्म, काम ही खत्म। आपका पिछले बार का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम करो आधा बेसिस में, काम ही खत्म। आपका यील्ड जो एडवांसेस पे उसको बढ़ाओ, काम ही खत्म। दिस आर सिंपल ट्रिक्स, बट देन व्हाट हैपन्स, वी नॉर्मली रियलाइज दिस ट्रिक्स समवेयर इन द लास्ट क्वार्टर। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स मैं इस्तेमाल करते आया हूँ और उसका एडवांटेज बहुत अच्छा मिलता है। And then you have to do the tightrope walking for all the ratios that you must maintain. I hope you a very fantastic year end. May your profit grow, business grow. Do not lose your balance. Follow the compliances, follow the Reserve Bank of India's orders, because that's in your interest. If you like my views, if you like this video, please share it with your cooperative banking friends. Please share it with any other banker. Ask questions, ask even if they are difficult, even if I am not in a position to answer, but I'll organize something to respond to you in a proper fashion, in a studied fashion. Thank you for watching me, and of course, thank you for bearing with me, for being very blunt. Thank you so much.